भारतीय अर्थव्यवस्था के एक नए टॉपिक के साथ आपका पुनः स्वागत है। आजकल हमारा जो टॉपिक चल रहा है, वो चल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति, संरचना एवं विशेषताएँ। यह भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि इकोनॉमिक्स में बुक चलती है, उसका पहला टॉपिक या पहला लेसन है। तो 2 वीडियो हम बना चुके हैं या उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में और बनावट के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो दूसरा हमारा जो पार्ट था वो था भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना या बनावट के बारे में। तो यह टॉपिक क्या है, बहुत लंबा है, इसलिए मैंने उसमें आपको आधा ही समझाया था और आगे आज इस पार्ट के अंतर्गत उसको या इसको पूरा कर लिया जाएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना या बनावट या स्ट्रक्चर में हमने पार्ट 2 में क्या पढ़ाया था आपको? भौगोलिक संरचना के बारे में पढ़ाया था। मानवीय संसाधन की दृष्टि से भारत कैसा है, इसके बारे में पढ़ाया था। प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से भारत कैसा है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में बतलाता है। जो सारी चीजें हैं कि भू संसाधन की दृष्टि से कैसा है, वन संपदा की दृष्टि से या संसाधन की दृष्टि से भारत कैसा है, और आज हम पढ़ेंगे कि जल संसाधन की दृष्टि से भारत की स्थिति कैसी है, क्योंकि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत ही जल संसाधन क्या है, एक सब टॉपिक है। तो इतना तो हम पढ़ा चुके हैं। तो आज शुरुआत जैसे मैंने बताया कि जल संसाधन से करेंगे। जल मीन्स क्या होता है? पानी। और पानी कहाँ मिलता है? पानी नदियों में मिलता है, झरनों में है, तालाबों में है, ठीक है, कुओं में है। ये पानी देखने को मिलता है। तो जो मानव है, चाहे पशु है, चाहे वह पक्षी है, चाहे वनस्पति है, चाहे वो कृषि है, इन सभी के अस्तित्व के लिए अर्थात इन सभी को जीने के लिए, विकास करने के लिए जल का होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो जल संसाधन की दृष्टि से जो हमारा देश है उसकी क्या पोजीशन है? तो जल संसाधन की दृष्टि से हमारा देश एक धनी देश है। एक धनी देश अर्थात पर्याप्त मात्रा में आसानी से जल उपलब्ध हो जाता है। तो जल भंडार पर नजर डालते हैं। भारत का जल भंडार वार्षिक कितना है अनुमानित? तो अनुमान लगाया गया है कि भारत का जो जल भंडार है, जल की जो वार्षिक मात्रा है कितनी हो सकती पानी की, वह है 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर वार्षिक। एक साल में इतना पानी हमारे देश में उपयोग के लिए उपलब्ध हो पाता है। कितना? 1869 या 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक में कितना होता है? एक क्यूबिक में होता है 1000 लीटर। 1000 लीटर होता है कितने में? एक क्यूबिक मीटर में। यदि आपके घर के ऊपर छत में 1000 लीटर की टैंकी है तो आप कहते हैं कि 1000 लीटर यह टैंकी है, ठीक है, यह इसमें पानी है, तो आप कह सकते हैं इसमें पानी है 1 क्यूबिक मीटर। बता दिया गया है कि 1 क्यूबिक मीटर के अंदर 1000 लीटर आता है। तो ये बिलियन की बात कर रहे हैं, अर्थात बिलियन मीन्स क्या होता है? अरब, ठीक है जी। तो 1869 अरब क्यूबिक मीटर इतना पानी भारत में उपलब्ध रहता है। लेकिन जो पानी है, आपने पानी देखा होगा कि एक पानी जो है जमीन के ऊपर बहता है, जमीन के ऊपर बहता है, जिसको सब देखते हैं। जैसे नदी में बहता हुआ पानी हो गया, ये सब देखते हैं। यदि कोई झरना है तो पानी को भी सभी देख लेते हैं। तालाब है, पोखर है, ठीक है, इन सभी पानी हर कोई देख लेता है, ठीक है। तो ये जो पानी बहता है, धरती के ऊपर बहता है कि नीचे बहता है? ये जो पानी है जिसको हम देख पाते हैं, तो यह पानी धरती के ऊपर बहता है। तो इस पानी को कहते हैं सतही जल, ठीक है, सरफेस वाटर कहते हैं। तो जमीन के ऊपर बहता है, जिसको हम देखते हैं। तो इसकी उपलब्धता कितनी है भारत में? उपयोग योग्य किसमें से? इतने में से 690 BCM, ठीक है, क्यूबिक मीटर सतही जल उपयोग के लिए भारत में उपलब्ध है, इतने में से, ठीक है। सरफेस वाटर जो धरातल के ऊपर बहता है या जिसे सतही जल या धरातलीय जल कहते हैं। अब दूसरी बात आती है, ये तो हमारा हो गया सतही जल जो सतह के ऊपर बहता है विभिन्न नदियों में। दूसरा आता है अंडरग्राउंड वाटर। कितना है इसी में से? तो भूमिगत जल की जो मात्रा है वो भारत में 432 BCM, ठीक है, कितनी है? 432 BCM है। तो BCM का अर्थ है बिलियन क्यूबिक मीटर।
तो इन दोनों को मिला दो, ठीक है जी, तो इतना जल हमारे पास उपयोग के लिए उपलब्ध रहता है। लेकिन ये जल इनको इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तब भी हमारे पास पानी बच जाएगा। तो इतना जो पानी है यह क्या होता है, सीधे बेकार बहकर समुद्र में चला जाता है। तो सतही जल हमने कहा आपको कि नदियों में आता है, झीलों में है, तालाबों में, झरनों में, ये हमको दिखाई देता है। तो जैसे नदियों के नाम हमारी हैं, प्रमुख नदियां कौन कौन सी है भारत की, जैसे गंगा है, यमुना है, दोनों उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। इसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी प्रकार से गंडक है, इसी प्रकार से चंबल है, कावेरी है, गोदावरी है, ठीक है जी, कृष्णा है। ये जो कुछ नदियां हैं, ठीक है जी, झीलें हैं, तालाब है, झरने, इनमें हमें पानी मिलता है। और जो नदियां हैं, विशेष रूप से देखें उत्तर भारत की जो नदियां हैं, क्योंकि हिमालय से निकलती हैं, तो इनमें पानी क्या होता है, साल भर बहता रहता है, साल भर ये भारत को पानी देती रहती हैं। लेकिन जो साउथ इंडिया की नदियां हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी हो गया, तो दक्षिण भारत में तो हिमालय है नहीं, तो वहां पर केवल बारिश के महीनों में क्या होता है, नदियों में पानी ज्यादा रहता है। लेकिन जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो पानी की मात्रा, या गर्मियों का मौसम आता है, पानी की मात्रा घट जाती है। तो सतही जल हो गया इतना, भूमिगत जल हो गया इतना, सरफेस वाटर की बात हमने कर दी। अब यहाँ पर देखिए कि भारत में गांव में एक आदमी कितना पानी यूज करता है पर डे पर, कितना अनुमान लगाया गया है, ठीक है, इसको लिखना आपने कि गांव में पानी का औसत उपभोग कितना होता है प्रतिदिन, तो वो है 50 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, अर्थात एक आदमी गांव में 50 लीटर मात्र पानी खर्च करता है। और उसकी तुलना में शहरों की बात करें तो शहरों में एक व्यक्ति कितना पानी खर्च करता है, 150 लीटर पर डे, 150, ये औसत है, ऐसा मत समझना कि कोई 500 लीटर ही बहा दे, वो अलग बात है, ठीक है जी उसका। लेकिन ये औसत निकाला गया है पूरे इंडिया का। तो देखो 5 या 15, 3 गुना जो पानी है वो शहर वाला क्या करता है, ज्यादा खर्च करता है। भारत में बारिश कितनी होती है एक वर्ष में औसतन, औसतन भारत में एक वर्ष में कितनी बारिश होती, पूरे इंडिया में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में अनुमान है कि 110 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा का औसत है, ठीक है। लेकिन भारत में जो बारिश होती है सभी जगह एक समान नहीं होती है। यदि हम बात करें कि क्योंकि हमारे देश में जो बारिश होती है वो किन पवनों से होती है, मानसूनी हवाओं से होती है, इसलिए इसको कहते हैं मानसूनी वर्षा। और जो दक्षिणी पश्चिमी समुद्री हवाओं के द्वारा होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि अरब सागर से होता हुआ, बंगाल की खाड़ी से होता हुआ इंडिया में आता है और केवल वर्षा ऋतु में बारिश करता है। लेकिन बारिश सभी जगहों पर बराबर नहीं होती है, कुछ जगहों पर क्या होती है, जबरदस्त बारिश होती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक है, बाढ़ आ जाती है, लोगों के खेत खलियान सब पानी से ढक जाते हैं। लेकिन उसी समय कुछ क्षेत्र भारत के ऐसे होते हैं कि जहां पर बारिश नाम मात्र की होती ही नहीं है, इसलिए बारिश का जो वितरण है देश के सभी जगहों पर वो बराबर नहीं है, कुछ भाग में ज्यादा होती है, कुछ भाग में क्या होती है, कम होती है। यदि हम उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, असम हो गया, ठीक है, वहां बाढ़ आ जाती है, ठीक है, उत्तर भारत में नदियों में बाढ़ आ जाती है, ठीक है। और उधर देखे राजस्थान हो गया या फिर हमारा गुजरात का इलाका हो गया, बारिश होती नहीं। ये साउथ के कुछ स्टेट है, ये मध्य भारत के कुछ स्टेट है कि जहां पर बारिश देखने को ही नहीं मिलती है। तो इस प्रकार से बारिश का जो वितरण है इंडिया में वो बराबर नहीं है, अलग अलग जगहों पर बारिश अलग अलग होती है। लेकिन औसत 110 से लेकर और 120 सेंटीमीटर निकाला गया है। बात कर रहे थे हम वर्षा जल का असमान वितरण, अर्थात समान वितरण नहीं है, बराबर वर्षा कहीं नहीं होती है, ठीक। लेकिन भारत का जो मासिन राम है मेघालय में, यहाँ पे कितनी बारिश होती है, दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है, लगभग 1100 सेंटीमीटर वार्षिक, 1100 सेंटीमीटर वार्षिक बारिश होती है। लेकिन औसत देखिए 110 सेंटीमीटर है। और इसी की तुलना में, मेघालय की तुलना में गुजरात और जो हमारा राजस्थान का डेजर्ट इलाका है उसमें जो बारिश होती है वह इतनी कम होती है, ठीक है, कि वह 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर के बराबर भी वहां बारिश नहीं होती है। अगली बात आती है कि हमारे देश में देखिए पानी का जल भंडार इतना है, ठीक है जी, उपयोग योग्य कितना है, अंडरग्राउंड इतना है और सतही जल इतना है। लेकिन जब बारिश होती है तो देश में क्या होता है, उस समय बाढ़ आ जाती है,
ज़बरदस्त बाढ़ आ जाती है और शहरों में जहाँ चकाचौंध की सड़कें हैं, वो पानी से भर जाती है। जहाँ गाड़ियाँ चलनी होती हैं, ये चलती थी, उसके ऊपर बोट चलानी पड़ती है। ठीक है? खेत खलिहानों में क्या चलानी पड़ती है लोगों को बचाने के लिए? बोट चलती, नाव चलती है। ओके? इतनी बारिश होती है। ठीक है? और उस समय कुछ एरिया ऐसा होता है इंडिया का कि बारिश नहीं होती है। तो जो बाढ़ आता है, ठीक है? वर्षा ऋतु में ऐसी मौसम में जो पानी होता है, वह सीधे बहकर कहाँ चला जाता है? सागर में चला जाता है। ठीक है? व्यर्थ चला जाता है, जिससे क्या होती है संपत्ति का भारी नुकसान होता है लोगों का उस समय। किसी के खेत खलिहान, ठीक है? बह जाते हैं, गाड़ियाँ बह जाती है, नुकसान होता है। लेकिन हमारे देश में जल प्रबंधन का उचित अभाव है कि जल का उचित प्रबंधन नहीं हो पाता है। क्यों? जैसे ही गर्मी का मौसम शुरू होता है, तो पानी का संकट उत्पन्न हो जाता है। लोगों की क्या होती है, टैंकर के आगे लाइन लग जाती है डब्बों को पकड़कर, ठीक है? जबकि बारिश आते ही इतना पानी हो जाता है कि जैसे मैंने बताया, खेत लबालब, सड़कें लबालब, ठीक है जी? और बोट चलना शुरू कर देते हैं। यदि उसी पानी को क्या कर दिया जाए, सेव कर दिया जाए, तो जिस समय बारिश नहीं होती है, तो उस समय उसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन भारत में जल का उचित प्रबंध नहीं होने के कारण अधिकांश जो वर्षा का पानी है, वह बेकार होता हुआ बहकर सीधे समुद्र में पहुँच जाता है। अब तीसरे नंबर पर हम लेते हैं खनिज संसाधन, क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों की बात कर रहे हैं, जल संसाधन हमने बात कर दी यहाँ पर। अब इसी में अगली हेडिंग है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन की दृष्टि से हमारा देश धनी है, विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ हमारे देश में मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ, और कौन कौन से खनिज पदार्थ हमारे देश में मिलते हैं, ये पेड़ों पे नहीं लगते हैं भैया। ठीक है? खनिज पदार्थ जो होते हैं वो खानों से निकाले जाते हैं। तो लोहा हो गया, अभ्रक हो गया, मैंगनीज है, तांबा है, बॉक्साइट है, ग्रेफाइट है, टंगस्टन है, सोना है, चूना है, ठीक है? चूना पत्थर हो गया। तो इस प्रकार के लगभग 70 प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं, वो प्रतिवर्ष हमारे देश की खानों से निकाले जाते हैं। और किसी भी देश का जो विकास है, वो खनिज संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि किसी देश में खनिज संसाधन बहुत कम हैं, तो वह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उसको तो हर चीज़ बाहर से लेनी पड़ेगी। लेकिन भारत खनिज पदार्थ की दृष्टि से क्या है, एक सौभाग्यशाली देश है कि जिस देश में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ओके? इसी में आता है शक्ति के साधन। ये तो खनिज संसाधन हो गया, ठीक है जी। लेकिन शक्ति के साधनों में कौन आता है? ये तो पूरे के पूरे कैसे हैं? ये तो धात्विक हैं, धातु वाले हैं। तो अधात्विक में शक्ति के साधन आते हैं, क्योंकि लोहे में तो शक्ति आती नहीं है। ठीक है? यदि हमारी एक गाड़ी है और गाड़ी को चलाना है, तो उसमें लोहा थोड़ी डालेंगे। लोहे की तो उसकी बॉडी बनी हुई है, लेकिन उसको चलाने के लिए हमें पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी। तो शक्ति के साधनों में या संसाधनों की दृष्टि से भारत भी एक अमीर देश माना जा सकता है। कोयला हो गया, ठीक है? शक्ति की संसाधन है, क्योंकि जो पहले ट्रेन चलती थी, चुक, 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 चुक करके, वो कोयले के द्वारा चलती थी, स्टीम इंजन के द्वारा। खनिज तेल हो गया, जल विद्युत हो गया, और आणविक ऊर्जा, ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है जो पहले से ही यूज किए जाते रहे हैं। और नई ऊर्जा के रूप में चले जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। तो इस प्रकार से यदि हम नजर डालें, तो जो कोयला है, यह क्या है? ऊर्जा का साधन है या संसाधन है। तो भारत की 70% जो बिजली आती है या बनती है, वो कोयले से तैयार होती है। ठीक है जी? कोयले से बनती है, और कोयला धुआं भी उड़ाता है भैया, पर्यावरण को खराब करने का काम करता है। खनिज तेल, खनिज तेल हमारे देश में बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। खनिज तेल में पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, बहुत कम हमारे देश में इसकी मात्रा है। इसलिए भारी मात्रा में भारत को खनिज तेल अर्थात पेट्रोल, डीजल विदेशों से, खाड़ी देशों से मंगाना पड़ता है। इस स्थिति से हमारा देश क्या है? कमजोर है इस खनिज की दृष्टि से। जल विद्युत कहाँ तैयार होती है? नदियों पर डैम बनाकर, जैसे भाखड़ा नंगल बांध हो गया, चाहे वो हो हीराकुंड बांध हो गया, वो चाहे टिहरी डैम हो गया, समझे? तो ये जल विद्युत, ठीक है, ये दो डैम नदियों पर बनाकर जो बिजली उत्पन्न होती है, उसे हाइड्रो प्रोजेक्ट कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या जल विद्युत के नाम से उसको जाना जाता है। ये भी शक्ति का साधन है। आणविक ऊर्जा, अब जो आणविक ऊर्जा है, जिसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं, ठीक है जी, तो ये किससे होती है? ये न्यूक्लियर पावर से होती है। इसके लिए यूरेनियम और थोरियम की जरूरत पड़ती है। तो
इससे भी ऊर्जा पैदा होती है। एक तो आपने सुना है परमाणु बम, बम भी उसी से बनता है, लेकिन उसी थोरियम, ठीक है, और यूरेनियम का प्रयोग करके बिजली भी भारत में तैयार की जाती है। जैसे भारत में महाराष्ट्र में है तारापुर आणविक ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, गुजरात में है काकरपाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, राजस्थान में है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, इसी प्रकार से कलपक्कम तमिलनाडु में है, और इसी प्रकार से अन्य भी क्या है आणविक ऊर्जा के प्लांट लगाए गए हैं, जिसमें बिजली क्या होती है भारत में जनरेट होती है और लोगों के घरों तक पहुंचती है। अगला है, ये वाले तो हमारे परंपरागत संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। सौर ऊर्जा की बात करते हैं, तो सौर ऊर्जा के बारे में भारत में वर्तमान में बड़ी मात्रा में उपयोग पर बल दिया जा रहा है, सरकार सब्सिडी दे रही है तुम लगाओ, क्योंकि ये सौर ऊर्जा है ये कब तक चलेगी, जब तक सूरज रहेगा। साथ में क्या होता है, आणविक ऊर्जा का प्लांट लगाना है, तो आणविक ऊर्जा यदि क्या हो गया, लीक हो गया, तो लाखों लोग मर सकते हैं, ठीक है। जल विद्युत या जब डैम बनाया जाता है तो पानी को रोकना पड़ता है, जो लोग वहाँ बसे होते हैं उनको उठाना पड़ता है, जंगल पानी के नीचे दब जाते हैं, नुकसान है। खनिज तेल है, इसको भी खरीद, ठीक है, खोद खोद को निकालना है तो सारे क्षेत्र में खराब करेगा, ठीक है। ऐसे कोयले की स्थिति भी है, लेकिन सौर ऊर्जा में ऐसा नहीं होता है। इसकी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, प्रदूषण मुक्त, ठीक है जी, प्रदूषण मुक्त है। तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने काफी काम किया है, और इसी के साथ पवन ऊर्जा की हवा के द्वारा भी क्या होती है, बिजली पैदा की जाती है, सूर्य के द्वारा भी बिजली पैदा की जाती है। तो इस प्रकार से ये शक्ति के संसाधन हो गए, कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। नेक्स्ट है हमारा पास चौथी नंबर की जो हेडिंग है, प्राकृतिक संसाधन तो हो गए खत्म। अब बात करते हैं कृषि एवं सिंचाई के संसाधन। कृषि और सिंचाई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि कृषि करनी है तो पानी चाहिए भैया सिंचाई करने के लिए, वरना क्या हो जाएगी, फसलें सूख जाएंगी। तो देखें कि भारत में कृषि कितनी होती है भाई, टोटल जो एरिया हमारा देश का है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके कितने भाग में कृषि होती है, तो भारत में कुल भूभाग के लगभग 51%, 51% पर कृषि की जाती है। 51% अर्थात देश के कुल क्षेत्रफल के आधे भाग पर खेती बाड़ी की जाती है। और खेती बाड़ी कहाँ की जाती है, शहर में की जाती है, सड़कों पर। खेती कहाँ होती है, खेती होती है ग्रामों में, ग्रामीण भारत का जो, ठीक है, ग्रामीण भारत का जो अधिकांश हिस्सा है, ठीक है, या पूरा हिस्सा मान ले, तो उसमें क्या की जाती है, कृषि की जाती है। और ग्रामीण भारत का जो मुख्य व्यवसाय है, ठीक है, ग्रामीण भारत का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है, खेती बाड़ी है, लोग खेती बाड़ी करते हैं, किसानगिरी करते हैं। तो ये तो हमने कृषि की बात कर ली। अब कृषि में कौन कौन से फसलें पैदा होती हैं, तो चावल भारत में सबसे ज्यादा पैदा होता है, ठीक है, चावल, फिर गेहूं हो गया, फिर ज्वार बाजरा मक्का हो गया, ठीक है, गन्ना हो गया जिससे चीनी तैयार की जाती है, इसके अलावा दालें हो गया, और भी प्रकार की फसलें पैदा की जाती है। तो चावल और गेहूं के मामले में भारत जो है वो विश्व में दूसरे नंबर पर आता है। तो गेहूं और चावल सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, चीन में पैदा होता है, और उसके बाद भारत में पैदा होता है। और हरित क्रांति के माध्यम से खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, जिससे आज हमारा जो देश है वह अनाजों के, खाद्यान्नों के उत्पादन में क्या है, आत्मनिर्भर है। ये बड़ी खुशी की बात है। अब मैंने बात की कि कृषि और सिंचाई, तो सिंचाई जब खेतों में करनी है, एक तो पानी बरसता है ऊपर से, वो बात अलग है, लेकिन जब पानी नहीं बरसता है तो उस समय क्या होता है, तब भी खेतों को पानी की जरूरत पड़ती है। तो पानी कहाँ से आता है, नहरों से, नदियों पर डैम बनाकर, ठीक है, नहरें निकाली गई हैं, चाहे वो ऊपरी गंगा नहर है, निचली गंगा नहर है, टिहरी डैम का पानी भी क्या होता है, वह सिंचाई के काम भी आता है, बिजली भी तैयार करता है। भाखड़ा नंगल बांध का भी ऐसा ही होता है, ठीक है। ये अन्य जो हमारी क्या है, बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं, डैम है जो, उनसे पानी इकट्ठा किया, उसके बाद नहर निकाली और खेतों में पहुंचा दी। तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है, ठीक है, सिंचाई करने की, वो कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर, नहर हो गया, ठीक है। अब नहरें कहाँ बनेंगी भाई, नहरें हमेशा वहीं बनती हैं कि जहां भूमि कैसी होती है, समतल होती है, ठीक है। नलकूप, नलकूप का नाम आपने सुना होगा, नलकूप मीन्स होता है ट्यूबवेल, ठीक है। तो
ट्यूबवेल में पानी कहाँ से निकाला जाता है, नलकूप में पानी कहाँ से निकाला जाता है, जमीन के अंदर से, ठीक है। और जमीन के अंदर से पानी कहाँ निकाला जाता है, सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है जी, मतलब उत्तर भारत में, कि जहाँ की भूमि का अंदर जो पानी का जल स्तर ऊपर है, तो वहां पर ट्यूबवेल लगाए गए हैं। भारी मात्रा में क्या होता है, पानी निकाला जाता है, किसके द्वारा, पंप के द्वारा। तो ये नलकूप हो गया, नहर तो पानी बहता है, ठीक है जी, नदियों से निकाली गई नहरें होती है, ठीक है। पहाड़ों में क्या होती है, छोटी छोटी गड्ढरों से निकाली जाती है नहरें, ठीक है। कुएं हो गया, ठीक है, ये भी जमीन के अंदर होते हैं। तालाब हो गया, तालाब में क्या होता है, गड्ढा कर दो, ठीक है, बारिश आई, पानी इकट्ठा हो गया। तो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा तालाब देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक रूप से, क्योंकि पठारी भाग है, तो क्षेत्र क्या, तालाब बने हुए, गड्ढा बना हुआ, ठीक है, पानी आया, इकट्ठा हो गया। इसलिए साउथ इंडिया में जो अधिकांश सिंचाई जो होती है वो तालाबों से होती है। उत्तरी भारत में किससे होती है, नहरों से होती है, नलकूप से होती है, ठीक है जी, कुओं से होती है। तो ये सिंचाई के साधन हमारे पास रहते हैं। तो नहर हो गया, नलकूप हो गया, कुएं, तालाब, ये क्या है, सिंचाई के प्रमुख साधन है भारत में। ओके, तो कृषि एवं सिंचाई के संसाधनों की बात कर दी या साधनों की बात कर दी हमने। अब नेक्स्ट आता है पांचवा, उद्योग धंधे। क्योंकि व्यक्ति को क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, सीमेंट चाहिए, ओके, और क्या चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो इनका निर्माण कहाँ होता है, फैक्ट्रियों में होता है। तो इंडस्ट्री की दृष्टि से, उद्योग धंधों की दृष्टि से भारत जब आजाद हुआ था तो उसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। मात्र 2 4 5 7 ऐसे उद्योग थे, ठीक है, उस समय मात्र। और आज हम देखें तो संसार के 6 बड़े देशों में भारत की गिनती होती है। किस दृष्टि से, औद्योगिक देशों की दृष्टि से, उद्योग धंधों की दृष्टि से, इंडस्ट्री की दृष्टि से भारत की गिनती दुनिया के 6 बड़े देशों में होती है। तो सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है, निर्माण क्षेत्र का जो सबसे बड़ा हब बन चुका है, वो कौन बन चुका है, चीन बन चुका है, ठीक है। उसने अमेरिका को पीछे कर दिया है। दूसरे नंबर पर आता है, अमेरिका पहुंच गया है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, फिर जापान है, ठीक है जी, और उसके बाद साउथ कोरिया, इतना सा छोटा देश दिखाई भी नहीं देता है। और उसके बाद आता है भारत का नंबर। लेकिन कम से कम अच्छी पोजीशन में भारत पहुंचा है कि उद्योग धंधों की दृष्टि से आज हमारा देश संसार के 6 औद्योगिक देशों में आता है, इसकी गिनती की जाती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर आज हम देखें जो आधारभूत उद्योग हैं, ठीक है, आधारभूत, जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, क्योंकि हर जगह काम आता है, फैक्ट्री को भी बनाना है तो लोहे की जरूरत पड़ती है, घर बनाना है तो वहां लोहे की जरूरत पड़ती है। तो आधारभूत उद्योगों में भारत आज आत्मनिर्भर बन चुका है, आत्मनिर्भर बन चुका है। मतलब ये उद्योग क्या है, हमारे देश में है, ठीक है, विदेशों से इन चीजों को हमें नहीं मंगाना पड़ता है। अब देखिए कौन कौन से फैक्ट्रीज मुख्य रूप से हमारे देश में, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सभी उद्योगों की जननी इसे कहा जाता है, लोहा इस्पात को, ठीक है। आपने देखा होगा कोई मशीन है तो लोहे की बनी होती है, भले उसके अंदर और पुर्जे लगे हो, कल पुर्जे अंदर और हो, लेकिन बाहर का जो होगा लोहे का होगा। बिल्डिंग बनी है तब भी क्या लोहे की जरूरत पड़ेगी, सरिया की जरूरत पड़ेगी। यदि टिन है, ठीक है, चद्दर है, तब भी उसके लिए क्या चढ़ेगी, लोहे की जरूरत पड़ेगी। सीमेंट है, आपके जो घर बने हैं तो सीमेंट और साथ में सरिया भी चाहिए। तो सीमेंट के कारखाने हमारे देश में कई लगे हैं, कपड़ा है, इसके भी कारखाने हमारे देश में, ऑटोमोबाइल के बारे में, ठीक है जी, गाड़ियों के कई कारखाने हमारे देश में लगे हुए हैं, ठीक है। भारी इंजीनियरिंग का सामान हमारे देश में तैयार किया जाता है, भारी इंजीनियरिंग का, ठीक है जी, जैसे डैम की टरबाइन मशीनें बनानी वो बना, ट्रांसफार्मर बनाने हैं वो आज इंडिया में बन रहे हैं, ठीक। पेट्रोकेमिकल की बात हो रही है, पेट्रो रसायन, अर्थात देश के अंदर कई रिफाइनरीज हैं जिनसे क्या किया जाता है, जो खनिज तेल जिसकी मैं बात कर रहा था, कच्चा तेल जिसे कहते हैं हम, ठीक है, उसको साफ करना पड़ता है, तब जाके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और उसके बाद कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ उससे बनाए जाते हैं। इस प्रकार से रासायनिक खाद के कारखाने हमारे देश के अंदर हैं, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, जैसे अनाज आता है तो अनाज को प्रोसेसिंग साफ करना पड़ता है, उसके बाद वो खाने योग्य होता है। इसके कारखाने हमारे देश में, कागज का हमारे देश में, शीशा है, आपके घरों में शीशे लगा होगा, ठीक है, नहीं तो आपने देखा होगा होटलों में शीशे लगे रहते हैं, बाहर से लगता है कि कोई बड़ा शीशा चमकदार, हाँ ये होटल तो भाई बड़ा है, ठीक है। तो शीशा हमारे देश में उपलब्ध है। कारखाना चमड़ा उद्योग है, आपके जूते बने हैं, ठीक है, किसी के बैग बना होगा वो किससे बनता है, चमड़ा उद्योग हो गया। दवाइयाँ हैं, फार्मास्यूटिकल, दवाइयों के निर्माण में भारत में अग्रणीय है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ठीक है, जो तैयार हो रहा है किसके अंतर्गत, मेक इन इंडिया है, जो वर्तमान में चल रहा है कि मेक इन इंडिया, कि भारत में बनाना है, ठीक है, बाहर से नहीं मंगाना है। तो इस प्रकार से
इलेक्ट्रॉनिक जो सामान इंडिया के अंदर अभी तैयार हो रहे हैं, तो वह मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत पैदा हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये हमारे देश में प्रमुख उद्योग धंधे हैं और ये उद्योग धंधे क्या करते हैं, सारे देश को जो ये बनाते हैं उपलब्ध तो कराते ही हैं, लेकिन बाकी जो बचता है उसको हम विदेशों को भी निर्यात करते हैं। तो इस प्रकार से उद्योग धंधों की दृष्टि से भारत तेजी से आगे बढ़ता हुआ, जैसे मैंने बताया था कि 5वीं बड़ी इकोनॉमी भारत बन चुका। विश्व में अर्थव्यवस्था की दृष्टि से जीडीपी में भारत का 5वां स्थान है। यहां तक बात हो गई। अब क्योंकि हमने उद्योग धंधों की बात कर दी, अब उद्योग धंधों में जो सामान या कृषि में जो वस्तुएं पैदा की जा रही हैं, तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कैसे ले जाएंगे? कंधे में रखेंगे, ठीक है, एक घोड़े खच्चर में ले जाएंगे, पहले ले जाते थे। लेकिन आज हम देखें जो परिवहन के साधन हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? अरे पशु तो है ही गाँव में, ठीक है, घोड़े खच्चर गधे, ठीक है, कहीं ऊंट होगा, तो इस प्रकार के तो है ही। लेकिन जो आधुनिक संसाधन है उसमें हम लेते हैं सड़क मार्ग। एक समय ऐसा था कि जब थोड़ा इक्का दुक्का सड़का हुआ करती थी, जब कि परतंत्रता का दौर था। लेकिन आज भारत में देखें तो सड़क मार्ग पूरे देश में, देश के अंदर सड़कों का जाल बिछा हुआ है और सड़कों की अर्थात सड़क मार्ग की कुल लंबाई वर्तमान में 2021 का जो डेटा है उसके अनुसार 62,15,000 किलोमीटर लंबी सड़कें हमारे देश में हैं। ऐसा मत मानना कि एक ही सड़क सीधे लंबी हो गई, इतनी लंबी। देखते हैं आप क्या उसका नाम, कई रोडें कहाँ, कोई गांव को जा रही है, फिर अगले गांव को जा रही है, किसी शहर को जा रही है, ठीक है। इस प्रकार से कई प्रकार की जो रोडें हैं, तो इस प्रकार से 62,15,000 या इसको पढ़ेंगे 62.115 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल हमारे देश में बिछा हुआ है, जिससे आने जाने में सुविधा होती है, सामान को ढोने में सुविधा होती है। तो इस प्रकार से तो सड़क मार्ग की दृष्टि से देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो सड़कें हैं वो अमेरिका में है, और अमेरिका के बाद दूसरा नंबर भारत का आता है। यानी कि सड़क नेटवर्क की दृष्टि से सेकंड नेटवर्क संसार में भारत में है, ठीक है। पहले जो सड़कों में नंबर दुनिया की सबसे ज्यादा जो सड़कें हैं वो सबसे ज्यादा अमेरिका में है, और उसके बाद हमारे देश में है, कि इसलिए लिखा है दूसरा मेरा कि सेकंड नेटवर्क, अर्थात सड़क मार्ग की दृष्टि से भारत दुनिया का दूसरा नेटवर्क है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। लेकिन भारत की सड़कें आपने देखी होंगी कि हम जहां इतनी बात कर रहे हैं, तो गांव की सड़कें हम देखते हैं तो उनकी स्थिति तो बड़ी खराब है, ठीक है, कच्ची सड़कें हैं, ठीक है, कच्ची सड़कें हैं, कहीं गड्ढे बने हुए हैं, ठीक है, गाड़ियां घच्चम घच्चम इस प्रकार से करती हुई चलती हैं, तो उसमें सुधार करने की जरूरत है। तो जो हमने सड़क मार्ग की बात कर दी। अब केवल सड़क से ही सामान नहीं ढोया जाता है, सड़क मार्ग से ही केवल क्या होता है, यात्री पैसेंजर लोग नहीं जाते हैं वाहनों से। अगला जो साधन इससे भी तेज चलता है वो आता है रेल मार्ग, ट्रेन की बात करते हैं, ठीक है जी। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? अप्रैल 1853 में चली थी, बंबई से थाने के बीच, यानी कि महाराष्ट्र में। वो भी कितने किलोमीटर का ट्रैक था? मात्र 34 किलोमीटर का ट्रैक था, पटरियां बिछी हुई थी। लेकिन भारत में वर्तमान में देखें तो रेल मार्गों की जो पटरियों की लंबाई है वो कितनी हो चुकी है? 68,584 किलोमीटर। इतनी लंबी हमारी क्या है, रेल मार्गों की पटरियों की लंबाई हो चुकी है, ठीक है। और रेल मार्ग में के भी नेटवर्क की बात करें, सबसे ज्यादा रेल मार्ग कहाँ है भाई, रेल की पटरियां कहाँ बिछी हुई है सबसे ज्यादा दुनिया में, ठीक है। तो उसकी बात न करके हम सीधे भारत की बात करते हैं कि भारत का चौथा नंबर आ रहा है रेलवे नेटवर्क की दृष्टि से, अर्थात दुनिया में सबसे ज्यादा चौथे नंबर पर जहां पर रेल चलती हैं, रेल की पटरियां बिछाई गई हैं, वह भारत है, दुनिया का चौथा नेटवर्क। इस प्रकार से ये आ गया। और इसमें 3 प्रकार की लेन होती है, जैसे सड़क होती है ना, एक होती है सिंगल लेन की, एक होती है डबल लेन की, फिर 3 लेन की, फिर 4 लेन की, मतलब चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। तो इसमें भी होता है ऐसा ही। एक होता है नैरो गेज, ठीक है, कम चौड़ी क्या होती है, पटरियां होती हैं। फिर इसी प्रकार से ब्रॉड गेज होता है, चौड़ा होता है। फिर मीटर गेज होता है। इस प्रकार से 3 प्रकार की पटरियां होती है, नैरो गेज, ठीक है जी, मीटर गेज और ब्रॉड गेज। लेकिन नैरो गेज को सरकार धीरे धीरे क्या कर रही है, उसको ब्रॉड गेज में चेंज कर रही है। केवल नैरो गेज में, नैरो का मतलब होता है छोटा, संकरा, तो उसमें छोटी ट्रेनें होती हैं जिनकी चौड़ाई कम होती है, तो उससे नुकसान होता है, इसलिए सरकार ब्रॉड गेज की ओर बढ़ रही है। तो ये हमने बात कर दी रेल मार्ग की।
तो इस प्रकार से रेल मार्गों की दृष्टि से भारत द्रुत गति से क्या कर रहा है, विकास कर रहा है। और भारत में कौन-कौन सी ट्रेन चलती हैं? सबसे लंबी दूरी की ट्रेन पर नज़र डालते हैं कि भारत में सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कौन-सी है कि जो सबसे लंबा मार्ग तय करती है। तो उस ट्रेन का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है? डिब्रूगढ़ रेलवे प्लेटफ़ॉर्म जो है, स्थान है डिब्रूगढ़, असम में पड़ता है। तो वहाँ से कन्याकुमारी तमिलनाडु में अर्थात डिब्रूगढ़ से और कन्याकुमारी तक का जो रेलवे ट्रैक है, रेल मार्ग है, वह भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। उसपे एक ट्रेन चलती है बताएँगे, तो कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 4286 4286 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर, मतलब डिब्रूगढ़ से लेकर और कन्याकुमारी तक की रेलवे ट्रैक की लंबाई, मतलब रेल की पटरी बिछी हुई वहीं तक, ठीक है? इतना लंबा ट्रैक है और इस पे जो ट्रेन चलती है, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। तो विवेक एक्सप्रेस जो ट्रेन का नाम है, जो चलती है, वह इतने लंबे रास्ते को तय करती है। तो माना बाद कोई व्यक्ति डिब्रूगढ़ में बैठा और उसे कन्याकुमारी तक पहुंचना है, तो लगभग 82 घंटे लग जाते हैं भैया, ठीक है? 82, 24 दूना 48 और उससे आगे आगे बढ़े तो मतलब 3 दिन से ऊपर का समय लगता है। तो ये है भारत का डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक का सबसे लंबा रेल मार्ग, जिस पे जो ट्रेन चलती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, लगभग 82 घंटे का टाइम लेती है। तो इस प्रकार से रेल मार्ग की दृष्टि से इंडिया देखें तो काफ़ी कुछ स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में देखने को मिला है। अगला आता है, अब रेल मार्ग से भी और तेज होता है, फास्ट, ठीक है? आकाश की बात करते हैं, वायु मार्ग, ठीक है? कि वायु परिवहन की दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है? कि जो वायु परिवहन है, हर कोई चाहता है, हम भाई क्या हुआ कि गाड़ी में तो हम बैठ चुके हैं, अब क्या करना है? ट्रेन में भी हम बैठ चुके हैं, अब मन करता है कि भाई क्या करना है? हवाई जहाज में बैठना है। अब हवाई जहाज का जो किराया होता है भैया, वो ज़्यादा होता है। हवाई जहाज चाहे बड़ा हो और चाहे हेलीकॉप्टर में बैठे, किराया ज़्यादा है। आम व्यक्ति उसको क्या नहीं कर पाता है? वहन नहीं कर पाता है। तो वायु परिवहन की दृष्टि से देखते हैं, तो भारत में 33 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। 33 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किसे कहते हैं भैया? कि जिन हवाई अड्डों से आदमी क्या करता है, पैसेंजर विदेश जाते हैं, चाहे उसे अमेरिका जाना है, जापान जाना है और चाहे उसको ईरान जाना है, चाहे इज़राइल जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, कहीं भी जाना है, तो वो अड्डे कहलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जैसे दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसे कहते हैं इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसी प्रकार से महाराष्ट्र में चले जाएँ, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बम्बई में, ठीक है? पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है? इसी प्रकार से हम तमिलनाडु में चला जाए, ठीक है? तो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय अड्डा चेन्नई, और इसी प्रकार के बहुत सारे हवाई अड्डे हैं जहाँ से विदेशों के लिए उड़ानें भरी जाती हैं। तो कुल मिलाकर आपने याद रखना है कि जो वायु मार्ग की दृष्टि से या वायु परिवहन की दृष्टि से आज भारत विश्व में उभरता हुआ एक बड़ा देश है, ठीक? तो 33 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और इसके अलावा 100 से ऊपर जो देश में छोटे-छोटे हवाई अड्डे होते हैं, वो वर्तमान में हैं और आगे भी और अड्डों पे काम चल रहा है। अब देखिए, अड्डे तो बन गए क्योंकि जहाँ पर जहाज रुकता है, उसे क्या कहते हैं? हवाई अड्डा कहते हैं, ठीक है? एयरपोर्ट कहते हैं, लेकिन जाएँगे किसमें? जहाज में जाएँगे तो कौन-कौन सी कंपनियाँ हैं जो क्या कर रही हैं? लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रही हैं। तो सबसे आगे चल रही है जहाज में इंडिगो, इंडिया में इंडिगो। इंडिगो की जो फ्लाइट है, वह अर्थात इंडिगो कंपनी के जो जहाज हैं, वह सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? पैसेंजरों को ले जाने का काम करते हैं। पहले नंबर पे इंडिगो, ठीक है? इसी प्रकार से भारत में अगली कंपनी है जेट स्पाइस, ठीक है? ये कंपनियाँ क्या करती हैं? विदेशों को आदमी को इंडिया से ले जाने का काम करती हैं या फिर विदेशों से इंडिया में लाने का काम भी करती हैं। तो जेट स्पाइस हो गया, गो फर्स्ट ये भी क्या है? ये भी जहाज़ों की कंपनी है, ठीक है? विस्तारा है, एयर इंडिया है, ये जो कंपनियाँ हैं, ये सारी की सारी जो है, ये आपको उपलब्ध कराती हैं फ्लाइट,
जिसके माध्यम से आप जहाज में बैठकर आसानी से कहाँ जा सकते हैं, विदेशों को जा सकते हैं। और इसके अलावा ये घरेलू सेवाएं भी प्रदान करती है। माना किसी ने दिल्ली से देहरादून आना है, दिल्ली से देहरादून आना है तो इंडिगो की फ्लाइट भी लगी है, तो स्पाइस जेट की फ्लाइट लगी हुई है। अब आपकी इच्छा है आप किस में आना चाहते हैं, जैसे गाड़ी होती है, ठीक है, स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है, आपकी इच्छा है किस में जाना है, चले जाओ। तो वैसे यहाँ भी होता है। तो यही बात कर दी हमने किसकी, वायु परिवहन की। ओके, अब इसी में अगला वायु परिवहन हो गया। अब करते हैं पानी में भी तो चलते हैं, पानी में भी क्या होते हैं, यातायात के साधन होते हैं कि जो कि जल में चला करते हैं। तो जल मार्ग की बात करते हैं भारत में, जल में भी मार्ग होते हैं, तो उसमें क्या चलते हैं, अभी बताते हैं आपको उसमें क्या चलते हैं। तो पहले बात करते हैं आंतरिक जलमार्ग और दूसरा होता है समुद्री जलमार्ग। तो आंतरिक जलमार्ग कहाँ होंगे, देश के अंदर। और देश के अंदर आंतरिक जलमार्ग किसमें हो सकते हैं, नदियों में, नदियों में होते हैं कि जिसमें क्या चलते हैं, नौकाएं चलती, स्टीमर चलते हैं। तो आंतरिक जलमार्ग भारत में कितना लंबा है नदियों पर, 14,500 किलोमीटर लंबा क्या है, आंतरिक जलमार्ग है। लेकिन नगण्य है, नाम मात्र का जल मार्ग है नदियों में, जहां पर कि छोटी मोटी बोट चलती हैं लेकिन बड़े जहाज नहीं चलते हैं। तो उपयोग कितना का हो पाता है, इतने में से मात्र 2000 किलोमीटर जो लंबा मार्ग है पूरे देश में, उसका ही उपयोग क्या होता है, नौकाओं के द्वारा या छोटे मोटे जो जलयान है उसके द्वारा किया जाता है। तो आंतरिक जल मार्गों का भारत में बहुत ही कम विकास हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ है, ये तो उत्तर भारत में है, क्योंकि नदियाँ में ऊपर जब जलयान चलेगा तो कैसा चाहिए, बिल्कुल पानी समतल चाहिए। ऐसा थोड़ी कि ऊपर से गया नीचे, झरने से नीचे जहाज नीचे निकल के आ गया। तो जलयान, स्टीमर या जो हमारे ये नौकाएं हैं जो बिजली से चलने वाली हैं, ठीक है, तो वो सारी की सारी कहाँ चलेंगी, जहाँ पानी बिल्कुल समतल हो। ओके जी। तो भारत का जो इम्पोर्टेंट आंतरिक जलमार्ग है जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, ठीक है। और कुल मिलाकर 111 सरकार ने आंतरिक जलमार्ग घोषित कर रखे हैं। तो ये तो हमने कर दी किसकी, आंतरिक जलमार्ग की। कितनी है टोटल लंबाई, इतनी, उपयोग होता है 2000 का, ठीक है, उपयोग होता है 2000 का, लेकिन विकास नाम मात्र का है। अब आता है इंपॉर्टेंट समुद्री जलमार्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है। जैसे हमने पहले बताया था कि भारत की जो दक्षिणी भारत की इस प्रकार से हम लोकेशन देखें तो यहाँ पर क्या है, जो सागर पड़ता है वो अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और इसके नीचे हिंद महासागर है। तो भारत का जो क्या है, 95% जो विदेशी व्यापार होता है वह इन्हीं जलमार्ग, अर्थात हमारा जैसे यहाँ पर क्या है, बम्बई वाला या मुंबई बंदरगाह है कि जहाँ पर जलयान आके रुकते हैं। यदि गुजरात का यहाँ पर देखें कांदला है, इधर कोलकाता है, इधर चेन्नई है, ठीक है जी, इधर पारादीप है, इधर विशाखापट्टनम है, ठीक है जी, यहाँ कोच्चि है, ठीक है, यहाँ पर मागोवा, दुनिया भर के जो बंदरगाह हैं ये समुद्र के किनारे हैं, जहाँ से जलयान क्या होते हैं, यहाँ से यदि इसको इधर जाना है तो चलेगा पानी में, ठीक है, पानी के ऊपर तो कोई रास्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भारत में अच्छी लोकेशन होने के कारण, किसकी, सागरों की स्थिति होने के कारण क्या है, हमें सस्ता जल मार्ग प्राप्त हो जाता है। तो समुद्री जल मार्ग यदि जहाज चलाने हैं तो इसके लिए समुद्र के किनारे बनाए जाते हैं बंदरगाह। क्या बनाए जाते हैं, बंदरगाह, या इसी को पत्तन भी कहते हैं और इसी को पोर्ट भी कहते हैं। तो 95% जो भारत का विदेशी व्यापार होता है, जो सामान आता है, ठीक है, तो वह 12 पत्तनों से होकर गुजरता है। मुख्य रूप से 12 पत्तन है, ठीक है जी, और छोटे बड़े जो और छोटे प्रकार के लगभग 200 पत्तन हैं या बंदरगाह हैं जो समुद्र के किनारे हैं। जैसे हमने यहाँ पे बात की, देखो भाई, यदि फ्लाइट आ रही है, ठीक है, आसमान से जहाज आ रहा है तो कहाँ उतरेगा, एयरपोर्ट पे उतरेगा। ऐसे ही समुद्र में कोई जहाज ईरान से चला, ठीक है, यहाँ से, तो कहाँ आएगा उसने, यदि यहाँ आना है तो यहाँ पर बंबई में, ठीक है, समुद्र के किनारे, ठीक है, तो उसको यहाँ पर उतरने के लिए बहुत बड़ा स्थान चाहिए, एक तो नहीं होगा, वहाँ तो कई खड़े कर रखे हैं। तो फिर क्या बनाना पड़ता है, बंदरगाह बनाना पड़ता है, ठीक है जी, जहाँ से सामान क्या करेगा, उतारा जाएगा या उसमें चढ़ाया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये भारत की जो दक्षिणी स्थिति है, ठीक है, साउथ की, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हो गया हिंद महासागर और इधर हो गया अरब सागर। तो ये तीनों ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण
भारत को एक प्राइम लोकेशन प्रदान करता है, जिससे कि हमें समुद्री यातायात करने की सुविधा देता है और दुनिया का अधिकांश जो व्यापार होता है भाई, वो किससे होता है? समुद्री मार्ग से ही होता है। यदि हवाई जहाज से करोगे तो बहुत महँगा पड़ता है। ठीक है जी, बहुत महँगा पड़ता है, इसलिए जलयानों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जलयान क्या होते हैं? लाखों टन सामान क्या होते हैं? आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस को ले जा सकते हैं। तो हमने आज बात क्या की? भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना या बनावट के बारे में बात की, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने भौगोलिक संरचना, मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधनों में ए और बी पार्ट 2 में पढ़ाया था और आज हमने पार्ट 3 में बाकी शेष आपको पढ़ा दिया है। तो आपने दोनों पार्टों को क्या करना है? जोड़ना है। तो कुल मिलाकर यहाँ तक अभी हम कहाँ तक पहुँचे हैं? हम पहुँचे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है और इस वीडियो में हमने आपको डिटेल में बता दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना कैसी है, क्योंकि संरचना या निर्माण जो होता है वह देश में जो भी चीजें उपलब्ध होती हैं उसी से होता है। जैसे भौगोलिक संरचना कैसी हमने आपको बताया था, इससे होती है। मानव लोग कितने हैं, कैसे हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से देश कैसा है, ये सारी चीजें हमने आपको बता दी है। तो ये संरचना का निर्माण करते हैं। तो जो संरचना पिछले भाग में बची थी उतनी हेडिंग वहां हो जाएंगी और इतनी हेडिंग यहाँ पे दोनों को प्लस कर दीजिए। अब आपको प्रकृति पूछी जा रही है, ये प्राकृतिक बनावट के बारे में पूछा जा रहा है, उसको आप क्या करेंगे? अपने हिसाब से क्या करेंगे? सेट करेंगे। तो इस प्रकार से जो चीजें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं, यदि आपको लगता है कि ये काफी यूजफुल है, जीवन में काम आ सकती हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना कदापि ना भूलें। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।